एक बार और गाइस आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के अंदर। आज हम आप लोगों को क्लास 9th का पहला चैप्टर जो कि सेकंड चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक का पॉलिनोमियल, उसके बारे में थोड़े से कीवर्ड्स बता रहे हैं, थोड़ा सा स्टार्टअप दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया वेटेज के बारे में, तो वेटेज में ये चैप्टर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इस चैप्टर को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी 8वीं क्लास के एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन। एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था नंबर 1, और एक चैप्टर आपने और 8वीं क्लास में पढ़ा था, मुझे एनसीईआरटी का एक चैप्टर याद आ रहा है जिसका नाम था फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो आप लोगों को इस बात का खास ध्यान रखना है कि फैक्टराइजेशन जो आपने पढ़ा था, एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन जो आपने पढ़ा था, थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पर पावर्स एंड एक्सपोनेंट का भी कॉन्सेप्ट ये आपने याद रखना है। तो बेसिकली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आपको इस चैप्टर के लिए आना है। तो स्टार्टिंग के कुछ कीवर्ड्स को समझते हैं और उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सम्स की तरफ बढ़ते हैं। एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझिएगा, अगर वो चीज़ आपको समझ में आ गई तो ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट और देखते हैं 9th क्लास का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। बट ये आपकी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, हम अभी फिलहाल इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग बताऊं तो कुछ बच्चे शायद हंसेंगे अभी। पॉली का मतलब होता है पद, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और नोमियल्स का मतलब होता है पद, पद मतलब टर्म्स। तो बहुत सारे टर्म्स वाले टॉपिक को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, और हिंदी में इसको बोलते हैं, इसका जो प्योर हिंदी लैंग्वेज है, प्योर हिंदी टर्म है, उसको बोलते हैं बहुपद। बहु मतलब बहुत सारे और पद मतलब टर्म्स। तो गाइस बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुत सारे टर्म्स। तो बहुत सारी टर्म्स से मिलकर एक पॉलिनोमियल फॉर्म होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं इसके ऊपर, वो आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन का जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल के बारे में बात करेंगे अभी, यानी कि जितनी भी टर्म्स आपके पास होंगी उसमें एक खास बात आपको याद रखनी है, किसी भी वेरिएबल की जो पावर है, पावर आप लोगों ने पढ़ी है 8वीं क्लास के अंदर, वो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मीन्स होल नंबर और नेचुरल नंबर होना चाहिए। इंटीजर की फॉर्म में नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। और एक और चीज, कोई भी वेरिएबल की पावर, मतलब आपको एक बात याद रखनी है कि वेरिएबल जो होने वाली है वो एक होल नंबर होने वाली है, ना इंटीजर होने वाली है, ना रेशनल नंबर की फॉर्म होने वाली है, ना कुछ और होने वाली है। तो कोई भी वेरिएबल जो आपको होल नंबर की फॉर्म में दिखे वही एक पॉलिनोमियल है और कोई पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल का मतलब हिंदी में होता है बहुपद। हिंदी में समझने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बट कुछ लोग इसके वो हिंदी वीडियो भी देख रहे होंगे तो उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी। तो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। हम लोग बात कर रहे हैं पहला कीवर्ड आपके पास है कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्चुअली में एक फिक्स वैल्यू होती है। जितने भी एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं, नंबर्स वाले पार्ट्स होते हैं, वैल्यू वाले पार्ट्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। यानी कि इनको रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर से। लाइक अगर मैं बात करूं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं, और हिंदी में इसको चर बोलते हैं। एनीवे, नाउ आगे बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल नाम में ही छुपा हुआ है। वेरिएबल एक नाम में ही छुपा हुआ है। नाम में क्या? जो वैल्यू बार बार वेरी करती रहती है। वेरी मतलब चेंज होती रहती है। एक ऐसी वैल्यू जो बार बार वेरी करती रहती है, उस वैल्यू को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब हो गया कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन या सिचुएशन टू सिचुएशन वैल्यूज चेंज होना। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले वेरिएबल लिख देते हैं कि वेरिएबल को प्रेजेंट करने के लिए, वेरिएबल को लिखने के लिए जो वैल्यूज का हम लोग यूज करते हैं वो है अल्फाबेटिकल पार्ट्स। यानी कि अल्फाबेट्स में आप लोग यूज करते हैं लाइक एक्स, लाइक वाई, लाइक जेड, लाइक दिस। अगर ए बी सी भी अगर कहीं पे यूज करते हैं तो वो आपको बोलेगा कि ये वेरिएबल पार्ट है। वैसे बेसिकली वो वेरिएबल पार्ट के लिए नहीं बोलता, वो बोलता है कि अगर कहीं पर ABC है तो लिखा होगा ABC इज रियल नंबर। तो ABC अगर रियल नंबर है तो वेरिएबल नहीं है, वो फिर क्या है? कांस्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल के बेस पर मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन वाला जो आपका 8वीं क्लास का क्वेश्चन था, 8वीं क्लास में एक क्वेश्चन आया आपके पास कि 3x + 4 = 7।
लाइक दिस। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आने वाली है गाइस, वो x की वैल्यू जरूरी नहीं है कि हर लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन में सेम आएगी। मैं रफली मान लेता हूँ x की वैल्यू 2 आ गई, तो क्या जितने भी एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन के क्वेश्चन आपने किए वहां पर x की वैल्यू 2 ही आने वाली है? नहीं। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सिचुएशन टू सिचुएशन x की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट लेवल में दे आर फिक्स्ड। बचपन में जब आपने फर्स्ट टाइम काउंटिंग सीखी थी, तो सपोज मेरे को याद आ रहा है कि अगर आपने 1-2 सीखा, आपने 1-2 का कोई वीडियो देखा, तो वहां पर एक मार्कर रखा, उसके बगल में लिखा 1, यानी कि ये 1 है। अब अगर मान लेते हैं वहां पर 2 लिखे, तो 2 मार्कर, तो वहां पर लिखा 2, तो उस 2 का यानी कि इस फॉर्म का, इसको जैसे ही आपने रीड भरा 2, और 2 का मतलब आपको पता लग गया कुछ भी हो सकता है, तो वो मतलब जो आपने बचपन में पढ़ा था, इस 2 का मतलब, मैं मान लेता हूं इस 2 का मतलब 2 बॉल हैं। कितनी बॉल हैं? 2 बॉल हैं। तो इस 2 का ये वैल्यू है, ये इस 2 का ये वैल्यू है। बॉल हो सकती है, टॉफीज हो सकती है, मार्कर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो क्या उस बचपन में उस 2 का मतलब आपने वो वैल्यू पढ़ा, तो क्या आज वो चेंज हो गया? आज उस 2 का मतलब कुछ और हो गया? या हम बड़े हो गए तो इसका मतलब उस 2 का मतलब 5 हो गया, 5 बॉल्स होगी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नंबर्स आपने बचपन में पढ़े, उनकी वैल्यूज वही रहने वाली हैं। वैल्यूज के बारे में बात हो रही है। अभी आप कोरिलेट करोगे नहीं, हमने तो बचपन में एक्स वाई भी पढ़ा था भाई, एक्स वाई तो आज भी वही एक्स वाई है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था उनकी वैल्यूज। आपने x एक वेरिएबल यूज किया किसी एक्सप्रेशन के अंदर, वहां x की वैल्यू 2 आई। यानी कि आपको कभी ये सिखाया बचपन में कि x की वैल्यू 2 होती है? आपको x की वैल्यू 2 बचपन में कभी नहीं सिखाई, क्योंकि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। बट आपको ये बताया कि 2 का मतलब ये 2 है, तो क्या आज वो 2 का मतलब ये 5 हो जाएंगे? नहीं। तो ये डिफरेंस है कांस्टेंट और वेरिएबल में गाइस। तो समझना, वेरिएबल एक वैसी वैल्यू जो फिक्स नहीं होती, जो वेरी करती रहती है, जो चेंज हो जाती है। बट कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो हमेशा फिक्स रहती है। मैंने बोला, अब एक सुंदर सी कहानी, एक कहानी ऐसी, तुम्हारे राम और श्याम 2 भाई थे, और राम और श्याम 2 भाई थे। एक ने शैतानी करी और पापा ने लगा दिए 4 चपेट। कहाँ पर? गाल पर, बढ़िया तरीके से। श्याम खुश। श्याम ने जाके मम्मी को बोला, अरे बेटा मम्मी, आज तो भैया के 4 पड़ गए। क्या पड़े? 4 चांटे पड़े। तो वो 4 मतलब क्या? वो फिक्स वैल्यू है। 4 पड़े। पड़े कितने थे? आप कभी बोलते हो कि पापा ने आज भैया को x चांटे लगा दिए? x क्या है भाई? पता नहीं। तो समझना गाइस इस चीज को कि एक्स वाई जेड कोई भी अल्फाबेटिकल पार्ट जिसको हम वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं, वो वैल्यू बार बार वेरी करती रहती है। समझ में आई बात ये? और कांस्टेंट पार्ट फिक्स रहती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टर्म। टर्म बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है। टर्म मतलब अभी मोनोमियल पॉलिनोमियल के बारे में बात करें। पॉलिनोमियल का ये वाला पार्ट, नोमियल, जिसको टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं इसको डेफिनेशन की फॉर्म में अगर बोलूं तो मैं बोलूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मेरे अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन किसका? वेरिएबल का और कांस्टेंट का। लाइक मैं फॉर्मूला लिखता हूं कुछ इस प्रकार का, वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। अब ऐसा क्यों जी? मैंने कहा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपने क्या करा, वेरिएबल ले लिया x और कांस्टेंट ले लिया 5, तो आपका आंसर आया 5x। तो मैंने कहा भाई यही तो टर्म है। मैंने कहा यही टर्म है। तो टर्म मींस व्हाट? टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो इसे हमने टर्म कहा। तो मैंने 2-4 टर्म्स लिखे। लाइक मैंने लिखा 6x², ये ऑल्सो ये एक टर्म है, प्लस 5x, मैंने कहा यस ये भी एक टर्म है, -3, मैंने कहा ये भी एक टर्म है। जैसे मैंने ये बोला ये -3, आप अड़ गए। आपने बोला नहीं सर गलत बोल रहे हो आप, ये तो नहीं हो सकता। कि मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? सर आपने कहा था कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए वेरिएबल का और कांस्टेंट का, बट इसमें तो खाली कांस्टेंट है, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। मैं कहूँगा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, इसमें भी वेरिएबल है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दैट इज x की पावर 0। अब कहा आपने अरे ये कैसे हुआ? मैंने इसलिए बोला, मैंने कहा पावर एंड एक्सपोनेंट का आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद होना चाहिए। सभी को पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। यानी कि इस वेरिएबल को यहाँ पर लिखो या नहीं लिखो,
कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है ना, तो यस, इसीलिए ये एक टर्म है, यानी कि यहाँ पर भी एक कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट का और वेरिएबल का। दैट्स मीन दिस इज आल्सो अ टर्म, दिस इज आल्सो अ टर्म एंड इट इज आल्सो अ टर्म। तो ये तीन टर्म यहाँ पर एक फॉर्म कर रही है क्या, एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन को। ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म। एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन को जो डिनोट करवाता है वो टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है, कंफ्यूज मत होना। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन, और एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, नथिंग एल्स। पॉलिनोमियल क्या है, एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है, और एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन क्या है, टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये तीनों के तीनों टर्म्स मिलके एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल बना रहे हैं, दैट्स इट। इसमें खास बात ध्यान रखने वाली क्या है, किसी भी वेरिएबल का पावर होल नंबर के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। इट्स मीन कि यहाँ पर ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म की पावर देखो 2 है, 1 है, 0 है, बट कहीं पर नेगेटिव है क्या, माइनस में है क्या, तो ये अलाउ नहीं करेगा। 6x की पावर -5 अलाउ नहीं करेगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है गाइस। तो याद रखना बच्चों, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इतनी बारीकी से आपको इसलिए समझाए जा रहे हैं कि आपका फॉर्मेशन बहुत मजबूत हो सके, आपकी जो फाउंडेशन है वो इतना स्ट्रांग हो चुके कि आपको 9th के बाद 11th 12th तक कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी टर्म की तरफ। टर्म समझ में आ गया होगा। कोफिशिएंट को मैं बोलता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू, कोफिशिएंट को मैं क्या बोलता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी वेरिएबल के साथ वाली। तो मैं इसी को ही ले लेता हूँ। इसमें मैंने लिया 6x², तो इसमें x² एक वेरिएबल है, इसके साथ जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो कोफिशिएंट है। तो ऐसे लिखा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 6, यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या है, 6, x का कोफिशिएंट क्या है, 5, और x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, 3, इसीलिए इसको जीरो कोफिशिएंट भी कहा जाता है। किसको, इसको, इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, जीरो कोफिशिएंट। तो इसका आप आंसर देंगे -3। क्या आंसर देंगे इसका आप, -3। तो गाइस इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इज नथिंग जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का ये एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है, नथिंग एल्स। ठीक है गाइस, बट ये कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब हम थोड़ा सा और बारीकी से पॉलिनोमियल्स को समझते हैं, और ये पॉलिनोमियल आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जरा, मैंने कुछ लिखा हुआ है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी? यस, पढ़ा हुआ है। तो गाइज ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल थोड़ा सा याद करो, एनसीईआरटी की बुक 8th क्लास के अंदर आपके पास था गाइज, पहले से ही था। तो बस ध्यान से देखते हैं। मैंने लिखा हुआ एक बात लिखी हुई, ध्यान से देखना। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं पॉलिनोमियल को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने पढ़ा तो है बट टर्म्स के बेस पर इसको ध्यान से समझिएगा। टर्म्स के बेस पर कैसे है? अब जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि भैया क्या होता है मोनोमियल, आपका जवाब फट से आपके दिमाग में आने वाला है कि भैया मोनोमियल तो वो होता है जिसके अंदर एक टर्म होती है, बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म होती है, ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं। आया ना समझ में? तो इसका मतलब टर्म्स के बेस पर इनको कैटेगराइज किया गया है। मोनोमियल, इट हैज ओनली 1 टर्म, इट हैज 1 टर्म। एग्जाम्पल दो, x की पावर 5 एक ही टर्म, या 3x एक ही टर्म, या 3 एक ही टर्म, बिकॉज x की पावर 0। समझ में आ गया? तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? ओनली 1 टर्म। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोनोमियल, क्योंकि इसके अंदर एक टर्म है। दूसरा बाइनोमियल, इट हैज हाउ मेनी टर्म्स? 2 टर्म्स। तो कैसे? अब x² + 5, x² + 5, तो ये एक कॉम्बिनेशन है। किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन किसका? 2 टर्म्स का। उसको हमने बोल दिया बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं। तो जब भी 2 टर्म्स वाला कोई भी टर्म दिखेगा, एक्सप्रेशन दिखेगा, पॉलिनोमियल दिखेगा, तो आप बोलेंगे भैया ये तो बाइनोमियल है। इसके बाद ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। लाइक एग्जाम्पल x² + 5x + 7, तो ये ट्राइनोमियल है। क्या है ये? ट्राइनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं गाइस। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स।
समझ आ रहा है ना? तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि बाइनोमियल, मान मोनोमियल, ये सब कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स आपके दिमाग में फट से पता बैठ जानी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको बताएगा नहीं कोई कि बाइनोमियल का मतलब कितना होता है भाई, तो आपको फट से ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ पॉलिनोमियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का एक डेफिनेशन में लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इट हैज वन और more than one term। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट हैज वन और मोर देन वन टर्म, मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन किसका, टर्म्स का, जिसके अंदर एक टर्म हो सकती है, दो टर्म हो सकती है, तीन टर्म हो सकती है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक से ज़्यादा वाली टर्म्स को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपका इसको समझाने में, बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। एक टर्म मोनोमियल तो पॉलिनोमियल है, यस है। बाइनोमियल दो टर्म, भैया है, एक से ज़्यादा बोल रहा है। ट्राइनोमियल तीन टर्म, तो एक से ज़्यादा है ट्राइनोमियल। तो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि फिर ये तीनों के तीनों भी तो पॉलिनोमियल होंगे। मेरा आंसर है यस, ये तीनों के तीनों आंसर, ये तीनों के तीनों टर्म्स भी क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे। तो गाइज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इज आल्सो अ पॉलिनोमियल इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बट गाइज अगर ये तीनों के तीनों टर्म्स भी मोनोमियल हैं तो हमको यार एक ही डेफिनेशन याद रखने की जरूरत थी ना, ये तीनों फालतू में क्यों आ गई? तो इसीलिए बच्चों, क्योंकि इनका अपना खुद का एक स्पेसिफिक नेम है, इनका खुद का अपना नाम है, इस वजह से इसको हमने उनके नाम से बुलाया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ और साथ साथ जवाब देना आप लोग। मैं सुन नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी अंतर आत्मा के अंदर ये आवाज़ सुन लूंगा आप लोग क्या बोलने वाले हैं, ध्यान से देखना। और ये बिल्कुल इस एग्जांपल से आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ऐसा क्यों है और इन तीनों का अपना स्पेसिफिक नाम क्यों है। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ और आप लोग रीड करेंगे और देखना, खुद ही डिसाइड करना कि क्या ये सही है, क्योंकि मैं आपको नहीं सुन रहा हूँ, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, बट आप तो मुझे देख रहे हैं ना। तो देखिए गाइस, क्या मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे इसको रीड करके दिखाइए, आप इसको रीड करके दिखाइए, इसको पढ़ के दिखाइए क्या लिखा हुआ है, तो आप सभी लोग बोलने वाले सर ये तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। तो क्या मैं बोलूँ आपसे कि क्या ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं अगर इसको एक्स की पावर 2 बोल दूँ तो गलत है क्या? नहीं, आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं और एक्स की पावर 2 भी पढ़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज, मैंने बोला एक्स, इसको बोलो, इसको पढ़ो क्या है, तो आपने बोला सर एक्स क्यूब। फिर अब दिमाग में कुछ बच्चों के क्लिक कर गया होगा, नहीं नहीं, एक्स की पावर 3 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्स की पावर 3 भी बोल सकते हैं और एक्स क्यूब भी बोल सकते हैं। गॉट इट? समझ में आ गया इतना? अब आपके पास एक और नंबर लिखने वाला हूं, तो इसको क्या रीड करने वाले हो? सभी लोग कहेंगे एक्स की पावर 4 सर, ये तो मेरा था। एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, ये तो मेरी लैंग्वेज थी। आपने तो एक्स स्क्वायर पढ़ा, एक्स क्यूब पढ़ा, इसको क्या पढ़ा? समझ में आया कुछ? एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 3 के लिए मैथमेटिक्स में स्पेसिफिक टर्म्स दे रखी हैं। 2 मतलब स्क्वायर, 3 मतलब क्यूब, तो हम उनको उनके नाम से भी बोल देते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको एक टर्म को मोनोमियल, दो टर्म को बाइनोमियल और तीन टर्म को ट्राइनोमियल एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है, जिसकी वजह से हम उनको उनके नाम से बोल देते हैं। बट दे आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल हैज वन और मोर देन वन टर्म। तो तीन टर्म से ऊपर हमारे पास कोई नेमिंग नहीं थी। हमने एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का नाम रखा पॉलिनोमियल, और हमने कहा सब इसमें डाल दो बाकी के। अब ऐसे कितने नाम बनाएंगे? तो तीन स्पेसिफिक नाम बनाए एंड देन उसके बाद पॉलिनोमियल पुट कर दिया। तो पॉलिनोमियल हैज वन और मोर देन। तो गाइस क्वेश्चन पेपर में, अब आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, उसके अंदर टर्म्स लिखी हुई है, तो टर्म्स लिखने का बताया कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो अगर उसके अंदर एक टर्म है तो आप उसको पॉलिनोमियल तो बोलेंगे ना, किस टाइप का, विच टाइप ऑफ टर्म। तो वहां पर आपको बताना कि पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये कैसा है? मोनोमियल है मान लेते हैं, ये बाइनोमियल है मान लेते हैं, ये ट्राइनोमियल है। 2.1 इस समरी की बेस पर आप करने वाले हैं इजीली, मैं कोई कहीं कुछ नहीं बताने वाला आपको। तो समझ में आ गया पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। नाउ अब आगे चलते हैं। डिग्री, डिग्री इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिग्री को मैं एक शॉर्टकट में बोलता हूं, दैट इज हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर
ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, किसी एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन के अंदर या पॉलिनोमियल के अंदर। सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर लिखा 6x क्यूब प्लस 4x की पावर 9 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2। तो गाइस इसके अंदर सबसे बड़ी पावर कौन सी है? आपका आंसर आएगा सर पावर तो सबसे बड़ी 9 है, तो 9 इज आ डिग्री। 9 क्या है? इसकी डिग्री है। तो सबसे बड़ी पावर जो होती है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। इस एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन के अंदर सबसे बड़ी पावर 9 है, इट्स मीन ये इसकी डिग्री है। किसकी? इस एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन की, इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इस बार डिग्री के बेसिस पर, यानी कि हमने पिछली बार बात कर रही थी टर्म्स के बेस पर, इस बार बात कर रहे हैं पावर के बेस पर, इस बार बात कर रहे हैं डिग्री के बेस पर। तो दोस्तों ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होने वाली है वो 1, हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री इज 1। इसकी डिग्री कितनी होने वाली है? 1। तो एग्जाम्पल लेकिन टर्म्स कोई मैटर नहीं करती, जैसे 6x प्लस 4 डजंट मैटर, इसमें 2 टर्म्स हैं, टर्म्स कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। उससे छोटी चल जाएंगी बट हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए वो आपके पास 1 होनी चाहिए। दैट इज अ लीनियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 को हम लोग, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, यानी कि फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो गाइस इसमें टर्म्स कोई मैटर नहीं करती, टर्म्स कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वो है 2। थर्ड वन इज डिग्री इज 3, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास 3 यानी कि x क्यूब, इतना भी लिख सकते हैं, इसमें टर्म मैटर करते हैं, 1 या 2 है। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 4x प्लस 7, इसमें कोई टर्म्स का कोई मैटर नहीं है। ठीक है, हाईएस्ट पावर देखनी है वो जरूर आपको ध्यान में देना है। उसके बाद हालांकि आपकी एनसीईआरटी के 9th क्लास के कोर्स में इतना ही है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बट ये आपको नॉलेज के लिए याद रखना है कि बाय क्वाड्रेटिक, तो बाय क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री कितनी होती है? इज 4, यानी कि x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, ऐसा पावर। और सिर्फ ये भी हो सकती है, x की पावर 4 लिख दो, खत्म कहानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं, ये आपको समझने हैं। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है वो आपको समझना है। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो सकती है। ये सारी समरी के बेस पर 2.1 एक्सरसाइज आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बच्चों, वीडियोस में मैं एनसीईआरटी फोल्डर के नाम से हर बार एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 1-2 एक्सरसाइजेस एक साथ कवर करूंगा। नहीं तो हम अभी जो काम कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल बेस कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि आपके पास कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए आपका ये सभी चीज़ों में कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए हम ये वीडियोस तैयार कर रहे हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है गाइज, तो बेसिकली आप लोगों को अगर मैं बोलूँ कि एक्सरसाइज का ये वाली एक्सरसाइज आप कंप्लीट करने वाले हैं तो आप कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। तो ये आपका एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2.1 के कीवर्ड्स हैं, और इसके बाद हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे इसका अगला टॉपिक जो कि है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको देखिए और स्क्रीनशॉट लेना है, या मैंने कहा था आपको कॉपीज जरूर होनी चाहिए आपके पास, नोट डाउन करते रहिए। ये नहीं कि चलो वीडियो तो है ही हमारे पास, बाद में देख लेंगे, प्रैक्टिस साथ करनी है। तो 1 मिनट समझिए इसको और देखिए इसमें आपको क्या क्या समझ में आया। ओके गाइस, तो बच्चों एक लास्ट टॉपिक हम लोग आज आपका डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। तो ये टॉपिक है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और ये
जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आप लोगों को 10th क्लास के अंदर भी मिलने वाला है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में बहुत ही बारीकी से ध्यान से समझिएगा, बहुत जल्दी हम इसको खत्म करेंगे और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो गाइज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, अगर मैं बोलूं अ रियल नंबर, एक रियल नंबर कोई भी मान लीजिए, अ रियल नंबर के इज सेड टू बी a real number k is said to be a zero of polynomial if the if is very important, if pk is equal to 0। गाइज ये डेफिनेशन है, शायद थोड़ी सी कम समझ में आएगी, अभी क्लियर हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, ध्यान से समझ लिया। और रियल नंबर k is said to be a zero of polynomial if pk is 0। तो बच्चों इसका मतलब है कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू आपने पुट करी k, वो के कुछ भी हो सकता है। अगर उस वैल्यू को पुट करके, किस वैल्यू को, उस के को पुट करके वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो हम बोलेंगे कि वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू, के वाली वैल्यू, उस पूरे पॉलिनोमियल के लिए क्या थी, जीरोस थी। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, फिर दोबारा समझते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल को मैं रफली ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर px, इसके बारे में बता देता हूं पहले। p फॉर पॉलिनोमियल, यहां पर x ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी मैं पॉलिनोमियल लिखने वाला हूं, जो भी मैं एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं, उसके अंदर वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, x। अगर मैं py कर देता तो वेरिएबल क्या यूज हो रहा होता, y। अगर मैं pz कर देता तो वेरिएबल क्या यूज होता, z। अगर मैं pt कर देता तो वेरिएबल क्या यूज होता, t। बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। सपोज गाइस मैंने एग्जांपल दिया 7x प्लस लाइक 14, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल में मैं x की जगह पर कोई रियल नंबर k पुट करूं, k मेरा कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर k पुट करूं और पुट करके pk, यानी कि जब मैं x की जगह पर k पुट करूंगा, k का मतलब मैं कुछ भी नंबर पुट करूंगा, तो इसको क्या लिखूंगा, pk लिखूंगा। तो pk ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। तो उस k की वैल्यू के लिए जो भी मैंने वो पुट करी थी, वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। मैंने बहुत चालाकी से कैलकुलेशन कर लिया, वो अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। मैं इसके अंदर k की जगह पर एक वैल्यू लेना चाहता हूं, x इक्वल टू 2, लेट x इक्वल टू 2, ठीक है, 2 नहीं सॉरी -2, ठीक है। अब मैंने ये -2 इसके अंदर वैल्यू ले लिया और x की जगह पर पुट किया, तो देखो क्या जादू हुआ। तो कैसे लिखेंगे, देखो p -2 इक्वल टू 7 इंटू -2 प्लस 14। ये मतलब है इस वैल्यू का कि अगर x की जगह पर अब हमने, अब आप सोच रहे, इसको मैं दोबारा मिटाता हूँ फिर बताता हूँ आपको। ये x का मतलब है कि ये पूरे पॉलिनोमियल में x वेरिएबल यूज होगा, और x की जगह पर -2 लिख दिया, x की जगह पर -2 लिख दिया, तो बाकी के पॉलिनोमियल में भी तो होगा ऐसा। मींस जहां जहां पर x है उस जगह पर आप उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, पुट कर दोगे। तो गाइस यहां से आपको मिला 7 इंटू -2, माइनस का 14 प्लस का 14, तो आंसर मिला 0। आंसर क्या मिला, 0। क्या पुट करने पर, -2 पुट करने पर। आ गई ना ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू -2 पुट करी थी, तो पुट करके ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं, वो उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन, वो x की वैल्यू -2 इस पॉलिनोमियल का जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, नथिंग एल्स, जो भी रियल वैल्यू आप उस पॉलिनोमियल पुट करेंगे और पुट करके वो उसको 0 बना देगा, दैट्स व्हाई कि वो उस पूरे पॉलिनोमियल का जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है गाइस, अब बारी आती है इसको चेक करने की।
ये मैंने, अच्छा मुझे कैसे पता लगा कि -2 इसको 0 बनाएगा, ये एक बहुत बड़ा गेम है। तो है कुछ नहीं है, ये इसको बोलते हैं चेक करना या जीरो कैलकुलेट करना। तो जीरो कैलकुलेट कैसे होता है, बहुत आसान काम है, इसका रिवर्स प्रोसेस कर दो। ठीक है, अगर मुझे इसका जीरोस निकालना है, कैलकुलेट करना है, यहां पर क्वेश्चन आएगा फाइंड द जीरोस ऑफ px 7x प्लस 14। मैं वही सेम क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, तो 7x प्लस 14 का मुझे फाइंड करना है जीरोस, तो नथिंग एल्स, हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं हमको जीरोस निकालना है, तो हम इस px को इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यानी कि ये px है, इसको इक्वल टू 0 लिख दिया। 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो 7x इक्वल टू -14, सामने गया तो नेगेटिव हो जाता है, तो x मल्टीप्लाई में तो सामने जाके डिवाइड में हो जाता है, अपॉन में 7, और ये करके x इक्वल टू -2। तो बच्चों ये बात मैंने अपने मन में पहले सोच ली थी कि ये वैल्यू इसको 0 बनाएगी, तो आपको ये करने को नहीं आएगा बेसिकली, ये तो मैंने आपको जीरोस का मतलब बताया है, आपको फाइंड द जीरोस निकालने को आएगा। तो जब भी आपको जीरोस निकालने के लिए आए तो उस px को आप इक्वल टू 0 कर देंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और जैसे ही आप ये करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आई बात ये? अब इससे रिलेट करते हुए एक्सरसाइज है 2.2, वो आप बाद में देखना, घर पे देखना। ठीक है, तो जहां पर आपको फाइंड करने के लिए बोले वहां पर आपको ये करना है, कहीं जगह पर आपको ये ऐसा कुछ बोलेगा, कैसे बोलेगा, आपको बोलेगा कि px इक्वल टू 3x माइनस 4 है, फाइंड करो, जीरो फाइंड नहीं करो, फाइंड करो p0, p-1 एंड p2 मतलब p2 नहीं, p2, x की वैल्यू 2। ठीक है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है ये, px होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, px, x की जगह पर 0 पुट करना है, तो क्या वैल्यू आएगा, तो भैया कर दो, क्यों टेंशन ले रहे हैं हम लोग। p0 तो x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 3 इंटू 0 माइनस, तो आंसर इज 0 माइनस 4, कितना आ गया, माइनस का 4। सिमिलरली p-1 पुट कर दो इस इक्वेशन में ही, तो 3 इंटू -1 -4 -3 -4 कितना आ गया, माइनस का 7। सिमिलरली p2 पुट कर दो, यानी कि 3 इंटू 2 -4 6 -4, आंसर कितना आ गया, 2। ये मतलब है, सिंपल कहानी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अगर x की जगह पर ये पुट करें, ये पुट करें या ये पुट करें। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, डिजिट दाएं बाएं हो रखी है, वो आप लोग खुद देखेंगे। ठीक है, तो गाइस आज इतना ही हम लोग कर रहे हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा और हमने पॉलिनोमियल्स के कीवर्ड्स पढ़े। अगली वीडियो में हम लोग आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाले हैं, वो है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है गाइज, तो बेसिकली यहाँ तक आप लोग पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गए। बहुत जल्द हम दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। दो बातें आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली ध्यान रखनी है, एक वेटेज जो आपको मैंने आज पिछली वीडियो में बताई, वेटेज जो भी है उस चैप्टर के बारे में आपको ये ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करने हैं कि इसका इम्पोर्टेंट कितना ज़्यादा है पेपर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है उसी के अकॉर्डिंग। बुक जो हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरे इन सभी वीडियोस के दौरान, मेरे कुछ असाइनमेंट्स हैं जो मैंने काफ़ी सालों से तैयार करे हुए हैं और हर साल उनमें मैं कुछ ना कुछ अपडेशन करता रहता हूं। मेरे असाइनमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सीबीएसई बेस्ड होते हैं, वो सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स गवर्नमेंट स्कूल में या किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल के अंदर या दिल्ली के प्रतिभा विकास के अंदर, इन सभी स्कूलों में जो भी पेपर्स आते हैं उनको मैं कलेक्ट करके फिर अपने असाइनमेंट के अंदर असेंबल करता जाता हूँ, तो एक असाइनमेंट टाइप बन जाता है। ठीक है, और एक एनसीईआरटी की एक बुक आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, और बहुत सारे स्कूल उसको एज अ रेफरेंस बुक भी यूज़ करते हैं। और भी कई सारी बुक्स हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट वन एनसीईआरटी, सेकेंड वन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो हम लोग खत्म करेंगे साथ साथ मेरे नोट्स के थ्रू, और तीसरा मेरा असाइनमेंट्स, एंड लास्ट वन बट नॉट लीस्ट वो होगी हमारी एक और बुक, जिस बुक को मैं एज अ रेफरेंस बुक यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, वो है आर डी शर्मा। ठीक है गाइज, तो
ध्यान दीजिएगा, इन प्रैक्टिस को आपने कीजिएगा और 9th क्लास में एंटर होने के बाद अपने दिमाग से बिल्कुल भी बात निकाल दीजिए कि मैथमेटिक्स हार्ड है। मैथमेटिक्स नथिंग, मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।